क्या स्वतंत्र भारत में एक उपभोक्ता को यह चुनने का अधिकार है कि वह अपनी मेहनत की कमाई से क्या खरीदेगा, या फिर इस देश के नागरिकों को केवल सरकारी प्रयोगशाला के टेस्टिंग सब्जेक्ट्स यानी प्रयोग की वस्तु मान लिया गया है? यह सवाल आज हर उस भारतीय का है जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने किसी पंप पर जाता है, पूरा पैसा देता है, लेकिन बदले में उसे शुद्ध पेट्रोल नहीं बल्कि 20% एथेनॉल मिश्रित ईंधन यानी E20 थमा दिया जाता है। उपभोक्ता पूछता है कि क्या गाड़ी के इंजन की सुरक्षा के लिए शुद्ध पेट्रोल मिल सकता है, तो व्यवस्था का रूखा जवाब आता है, नहीं, अब देश का स्टैंडर्ड यही है। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। आज हम मोदी सरकार के दो सबसे कद्दावर मंत्रालयों पेट्रोलियम और परिवहन मंत्रालय की उस नीति की परतें कुरेदेंगे जिसने 140 करोड़ की आबादी को एक बड़े असमंजस और आर्थिक नुकसान में ढकेल दिया है। नितिन गडकरी और हरदीप सिंह पुरी के मंत्रालयों द्वारा तैयार की गई इस नीति के पीछे का कड़वा सच क्या है, इसे बेहद गंभीरता से समझने की जरूरत है। बीती 10 जुलाई को सरकार की तरफ से एक विस्तृत FAQ यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची जारी की गई। इसमें तकनीकी शब्दों की एक भारी भरकम ढाल तैयार की गई। दावा किया गया कि E20 ईंधन की ऑक्टेन रेटिंग बेहतर है, इसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टी सुपीरियर है और यह एक क्लीनर फ्यूल यानी स्वच्छ ईंधन है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह दलीलें कागजों पर बेहद आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन जमीन पर एक आम उपभोक्ता इन तकनीकी शब्दों को नहीं बल्कि अपनी गाड़ी के ऑडोमीटर और महीने के बजटी घाटे को देखता है। इसी सरकारी दस्तावेज में सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज 3 से 5% तक कम हो जाएगा। यह एक सीधा गणित है। आप कीमत 100% शुद्ध पेट्रोल की चुका रहे हैं, लेकिन माइलेज आपको कम मिल रहा है। सरकार की दलील है कि एनर्जी सिक्योरिटी यानी देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए माइलेज की यह कुर्बानी जरूरी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि नीतिगत स्तर पर इस राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा आर्थिक बोझ सिर्फ देश के मध्यम वर्ग और आम नागरिकों की रीढ़ पर ही क्यों डाला जा रहा है? जब देश का सजग नागरिक यह सवाल करता है कि यदि पर्यावरण और एथेनॉल ब्लेंडिंग इतनी ही आवश्यक है तो उपभोक्ताओं को चॉइस यानी विकल्प क्यों नहीं दिया जाता? पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 के दो अलग अलग नोजल क्यों नहीं लगाए जा सकते? तब सरकार की ओर से लॉजिस्टिक की लाचारी सामने रख दी जाती है। दलील दी जाती है कि देश में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप हैं, रिफाइनरियों और पाइपलाइनों का नेटवर्क बेहद जटिल है, इसीलिए दो अलग अलग ईंधनों की सप्लाई चेन को बनाए रखना एक भारी चुनौती है जिससे लागत बढ़ेगी। यह दलील देश की प्रशासनिक क्षमता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। जो भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, जो देश अंतरिक्ष के सबसे जटिल अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम देता है, क्या वह देश अपने पेट्रोल पंपों पर दो अलग अलग नोजल से 2 प्रकार के ईंधन की आपूर्ति नहीं कर सकता? क्या यह वास्तव में लॉजिस्टिक चुनौती है या फिर अपनी एक तरफा नीति को जनता पर थोपने का एक आसान प्रशासनिक शॉर्टकट? इस नीति का सबसे संवेदनशील और गंभीर पहलू आर्थिक निवेश से जुड़ा है। सरकार का तर्क है कि देश के बैंकिंग सेक्टर, सहकारी समितियों और तेल कंपनियों ने एथेनॉल उत्पादन के बुनियादी ढांचे में प्रति वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। किसानों के हितों और इस भारी भरकम पूंजी की सुरक्षा का हवाला देकर E20 को अनिवार्य ठहराया जा रहा है। यहाँ नीतिगत समझदारी पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। यदि सरकार ने एक दीर्घकालिक नीति का खाका तैयार किया और उसमें बैंकों का सार्वजनिक धन निवेश करवाया, तो उस निवेश को डूबने से बचाने की जिम्मेदारी आम उपभोक्ता की क्यों होनी चाहिए? देश में करोड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो 5 से 10 साल पुरानी हैं, जिनके इंजन E20 ईंधन के अनुकूल नहीं बनाए गए थे। उन गाड़ियों के इंजन में इस मिश्रित ईंधन के कारण तकनीकी दिक्कतें आ रही है। एक गलत नीतिगत योजना के वित्तीय नुकसान की भरपाई देश का आम वाहन चालक अपने इंजन और अपनी जेब की कुर्बानी देकर क्यों करे? सरकार अपनी नीतियों के बचाव में देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों के आंकड़ों को ढाल बनाती है। कहा जाता है कि करोड़ों गाड़ियों की सर्विसिंग के दौरान एथेनॉल के कारण इंजन खराब होने या जंग लगने के कोई बड़े वारंटी क्लेम सामने नहीं आए, परंतु वास्तविक डेटा केवल अधिकृत सर्विस सेंटर्स के कंप्यूटरों में नहीं बल्कि देश के हजारों छोटे गैराजों और स्थानीय मैकेनिकों के अनुभव में छिपा है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और ग्राउंड मैकेनिक्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि एथेनॉल की प्रकृति हाइड्रोस्कोपिक होती है, यानी यह हवा में नमी सोखता है। इसके कारण पुरानी गाड़ियों के फ्यूल टैंक, रबर लाइंस और पिस्टन में जंग और डैमेज की समस्याएं तेजी से बढ़ रही। विरोधाभास देखिए,
एक तरफ परिवहन मंत्रालय ऑटो कंपनियों को निर्देश देता है कि एथेनॉल के कारण खराब होने वाले पुर्जों की मुफ्त सर्विसिंग और रिप्लेसमेंट की जाए, तो दूसरी तरफ सरकारी आंकड़े दावा करते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। यदि सब कुछ सामान्य है तो कंपनियों को इस प्रकार के विशेष निर्देश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यह साफ दर्शाता है कि समस्या गंभीर है, जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। जब भी भारतीय नीतियों पर सवाल उठते हैं, वैश्विक उदाहरणों की आड़ ली जाती है। इस मामले में ब्राजील मॉडल का बार बार उल्लेख किया जाता है, लेकिन ब्राजील के मॉडल का आधा सच ही देश के सामने परोसा जा रहा है। ब्राजील ने एथेनॉल मिश्रण की शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उन्होंने इसे रातों रात अनिवार्य नहीं किया। ब्राजील सरकार ने पहले व्यापक टैक्स छूट देकर एथेनॉल को शुद्ध पेट्रोल से काफी सस्ता बनाया, ताकि उपभोक्ता स्वेच्छा से उसे स्वीकार कर सके। इसके बाद 2003 से वहां फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया। आज ब्राजील के नागरिकों के पास अधिकार है कि वे अपनी जरूरत और गाड़ी के अनुसार E27 से लेकर E100 यानी शुद्ध एथेनॉल तक का चुनाव कर सकते हैं। भारत में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ बिना फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियों का पर्याप्त आधार तैयार किए बिना सीधे E20 को एक बाध्यता बना दिया गया। इसे सस्टेनेबल ट्रांजिशन नहीं, बल्कि पॉलिसी इंपोजिशन यानी नीति का थोपा जाना कहा जाता है। यह पूरा विश्लेषण किसी ईंधन के विरोध में नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी लक्ष्य है, लेकिन इन लक्ष्यों को हासिल करने का रास्ता तानाशाहीपूर्ण या उपभोक्ताओं के अधिकारों को कुचलने वाला नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में नीतियां जनता की सहूलियत के लिए बनती हैं। जनता नीतियों को सफल बनाने के लिए अपनी संपत्ति की आहुति देने के लिए नहीं होती है। जब विकल्पों को समाप्त कर दिया जाता है तो केवल गाड़ियों के पुर्जे नहीं गिरते, बल्कि सरकार की मंशा और व्यवस्था के प्रति नागरिक के भरोसे में जंग लगने लगती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को यह समझना होगा कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश को एक तरफा प्रयोगों की प्रयोगशाला नहीं बनाया जा सकता। नीतियों में पारदर्शिता, विकल्प और जनता के प्रति जवाबदेही अनिवार्य होनी चाहिए। आप इस अनिवार्य E20 नीति और अपनी गाड़ी पर इसके प्रभाव के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या आपकी गाड़ी की कार्य क्षमता में कोई कमी आई है? तथ्यात्मक और तार्किक रूप से अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें। उज्जवल भूमि के इस गंभीर विश्लेषण को अधिक से अधिक साझा करें, ताकि देश की नीति निर्धारण प्रक्रियाओं में जनता की आवाज को नजरअंदाज ना किया जा सके। नमस्कार।